नायकों को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। तो मित्रों, हम सभी पढ़ रहे हैं अधिगम के सिद्धांतों को। अधिगम के सिद्धांतों को पढ़ते हुए आज हम पहुंचे हैं पावलोव के अनुकूलित या अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत को पढ़ने के लिए। इससे पूर्व हम सभी ने थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत पढ़ा था। दोनों के अंतर को भी देखेंगे, दोनों की समानता को भी देखेंगे। जब तक अंतर और समानता करने लायक हम नहीं हो जाते तब तक गैने ने कहा है कि संप्रत्यय सीखना एक उच्च स्तरीय सीखना, सबसे उच्च नहीं है परंतु एक उच्च स्तरीय सीखना है। तो तभी हमारा संप्रत्यय यानी हमारा तभी कॉन्सेप्ट बन पाता है जब समानता और हम विभेद दोनों में अंतर कर पाते हैं। तो उस लेवल से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बार बहुत चैनल्स पर कई बार आप लोगों ने सिद्धांतों को कई बार पढ़ा है, परंतु समस्या क्या होती है, जब इसका उपयोग करने की बात आती है तब हमारे हाथ खाली रहते हैं। परंतु अब आगे से शायद आपको ऐसा न हो। आप अपने सामान्य जीवन में भी जहाँ कहीं भी अनुबंधन की बात हो रही होगी वह उदाहरण प्रस्तुत करते हुए आप चर्चा करेंगे, ऐसी मेरी आशा अपेक्षा है। चलिए पढ़ते हैं पावलोव ने क्या किया, किस प्रकार से उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया और किस प्रकार से परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आईपी पावलोव एक रूसी शरीर वैज्ञानिक थे, ठीक है, एक जियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने पाचन क्रिया के देह की फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन का अध्ययन किया कि पाचन तंत्र कार्य कैसे करता, बनावट नहीं, एनाटॉमी नहीं, फिजियोलॉजी कैसे कार्य करता है का अध्ययन किया, जिसके लिए पावलोव को 1904 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इससे प्रश्न भी पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ये एनटीए नेट एजुकेशन के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है और सीटेट के भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो एक बात हो गई कि आईपी पावलोव इन्होंने पाचन क्रिया की दहकी का अध्ययन कर रहे थे, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन का अध्ययन कर रहे थे, पाचन तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है इसका अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन करके इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। आगे बात करते हैं भाई, ये हो गया इनकी व्यक्तिगत जानकारी। आगे की ओर बढ़ते हैं तो पावलोव के ने इन अध्ययनों में लारमय अनुबंधन की घटना का अध्ययन किया था और उससे संबंधित एक सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे अनुकूलित अनुक्रिया, मोल्डेड बिहेवियर आप कह सकते हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से, ठीक, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। तो क्या कर रहे थे ये, आपने देखा ही था कि ये डाइजेशन का अध्ययन, पाचन तंत्र का अध्ययन कर रहे थे। इन्होंने लारमय अनुबंधन, अनुबंधन शब्द क्या होता है इस बात को थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि बार बार ये आएगा और इनका सिद्धांत भी इसी पर आधारित है। अनुबंध, अनुबंधित बसें आपने देखी होंगी, तो अनुबंधन आप इस तरीके से कह सकते हैं कि एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट के लिए कुछ लीगल प्रोसेस होती है, उन प्रोसेस में दोनों पार्टीज़ के हित होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं जिस पर मैं आपको जाना बहुत उधर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। परंतु वो करार कब टूट जाता है, जब कोई एक पार्टी दूसरे पार्टी के हित को वायलेट करती है या फिर जब दोनों के बीच सामंजस्य नहीं बन पाता, तब वो एग्रीमेंट टूट जाता है। ऐसा हम जानते हैं, हमने कई बार परिवहन निगम के अनुबंधित बसें देखी होंगी। एक प्राइवेट गाड़ी मालिक गाड़ी खरीदकर परिवहन निगम को दे देता है और वह अपने हिसाब से अपने रूट पर वो चलवाते हैं, उनको पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा दे देते हैं। परंतु मान लो पैसा न मिले तो क्या तब भी व्यक्ति गाड़ी चलवाएगा? नहीं चढ़वाएगा, अपनी गाड़ी वापस ले लेगा, यानी अनुबंध यानी करार टूट जाएगा। ये था मूल अर्थ अनुबंध का। अब इस मूल अर्थ को हम या ये पावलोव साहब ने अपने इस सिद्धांत में कैसे प्रयोग किया है इसको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पावलोव ने अपने अध्ययन में लारमय अनुबंधन की घटना का अध्ययन करा था, मतलब लार के आने और जाने के पीछे, यानी लार कब ज़्यादा मात्रा में प्रभावित होती है, इसके लिए ये अपना कार्य कर रहे थे और इससे संबंधित इन्होंने अपने एक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। अब पूछा जाता है कि इनके सिद्धांत को और किन नामों से जानते हैं। अनुबंधन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है, अभी इसका प्रयोग करेंगे ना, इसलिए मैंने आपको पूर्व में ही समझा दिया।
तो पैवलाव के सिद्धांत को परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत, पा से पैवलाव और पा से परंपरा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। परंपरागत यानी पैवलाव, परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत, टाइप एस अनुबंधन सिद्धांत। प्रतिवादी रिफ्लेक्सिव एक्टिविटी है। अब यही सब थोड़ी थोड़ी और मोटी मोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इनका अध्ययन प्रतिवादी पर है और स्किनर का अध्ययन क्रिया प्रसूत पर होगा। बस ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आपको अलग वाले वीडियो जब देखेंगे तब समझ में आ जाएगी बातें। ठीक, तो नाम इस पर फोकस कर लीजिए, आया है तो। प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत, टाइप एस अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी इनके सिद्धांत को जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पंजाब टेट के एग्जाम में इनको पूछा भी जा चुका है, इनको अलग अलग नामों से। ठीक भैया, तो व्यक्तिगत जानकारी हो गई, कैसे जो शब्द का प्रयोग उन्होंने किया उस शब्द का अर्थ मूल क्या है उसको जान लिया हम लोगों ने। तीसरी बात ये समझ ली कि इनके सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है। चलिए अब आगे इनके सिद्धांत की डिटेल पढ़ते हैं। क्या इन्होंने अपने सिद्धांत अपने अध्ययन में कार्य किया है और क्या बातें बताई हैं। कहा कि पैवलाव ने सीखने के सिद्धांत का आधार अनुबंधन को माना है। एक कह सकते हैं कि एक एग्रीमेंट है कि फला फला अगर आप मेरे फैसिलिटीज़ को आप अवेल पूरा करेंगे तो ही मैं आपके साथ जुड़ूंगा, अन्यथा नहीं। यानी सीखना क्या है कि कोई व्यवहार अगर परिवर्तन करना है, भाई हम तो जानते हैं सीखना माने व्यवहार परिवर्तन, तो व्यवहार परिवर्तन मैं तब करूंगा जब तुम मुझको टॉफी वॉफी खिलाओगे तो। ऐसा कुछ है क्या? अच्छा भाई, अर्थ तो यही निकल रहा है। ठीक, तो फिलहाल ये बात मान लें कि इनका मानना ये है कि व्यक्ति जो है वो अनुबंधन, यानी जब किसी उद्दीपक के साथ कोई अनुक्रिया तब जुड़ती है जब कोई एक कार्य पूरा हो जाता है या कोई लाभ होता है, या कह लें कि उस आधार पर, उसी लाभ के आधार पर, वो लाभ क्या है? वो लाभ है पुनर्बलन। ठीक है, फिलहाल पैवलाव ने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन शब्द का प्रयोग नहीं किया, फिर भी हम उस उद्दीपन की प्राप्ति को ही पुनर्बलन कह सकते हैं। अब ये जो अटैचमेंट है उसको अनुबंधन कहा। अंतर देख लें थॉर्नडाइक से। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में कहा था कि सीखने का आधार संबंध है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का संबंध या सहचर्य जो बन जाता है, एसोसिएशन जो हो जाता है, संबंध जो हो जाता है, तो वो संबंध, और उन्होंने कहा अनुबंध, बस दो ही अंतर है। उन्होंने कहा उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच संबंध सीखना है, इन्होंने कहा उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच जो अनुबंध बन जाता है, एक अनुबंध बन जाता है, एक एग्रीमेंट जो हो जाता है, वो सीखना है। समझ में आई बात? अच्छा चलो आगे, अब चीज़ें आसान हो जाएंगी। कहा कि अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच एक एसोसिएशन, एक साहचर्य स्थापित हो जाता है कि वो जब वो शब्द आएगा तब तक वो अनुक्रिया अपने आप हो जाएगी। रिफ्लेक्सिव एक्टिविटी है, जैसे आपके सामने कोई ऐसे हाथ करेगा तो आप आंख तुरंत अपने आप बंद कर लेते हो, तो इस तरीके से जैसे शब्द तुरंत बता दिया, इस लेवल पर अगर आप सीख गए हैं तो ही आपका सीखना माना जाएगा। समझ रहे हो ना? जो हमारी रिफ्लेक्सिव एक्टिविटी, जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, अनैच्छिक जिसे कहते हैं, कोई अगर कहीं हमारी उंगली दब जाए तो हम अचानक से अपना हाथ ऐसे खींच लेते हैं, तो इस तरीके से आपका बिहेवियर चेंज हो जाए, तो ये पैवलाव साहब कह रहे हैं कि सीखना हुआ है। ठीक है, तो यानी उस उद्दीपन से अनुक्रिया पूरी तरीके से मिक्स हो जाए, पूरी तरीके से सहचर्य या एसोसिएट हो जाए। एसोसिएशन की बात तो वह भी कर रहे थे, स्किनर साहब भी करते हैं, परंतु इन्होंने अनुबंध नाम दिया उसको, उन्होंने उसको संबंध नाम दिया है। ठीक है, चलिए अब अपने इन्होंने ये अध्ययन जो ये बात निकाली है, वो बात आई कहाँ से, किस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था? लार किसकी निकाल रहे थे? किसी इंसान की निकाल रहे थे क्या? तो इंसान के पर प्रयोग तो कोई किया नहीं जा सकता, बेचारे जानवर ही इसका एक सहारा बनते हैं और सीखते हैं हम इंसानों जानवरों से और बनते अपने आप को बड़े काबिल हैं। ठीक है, तो सोचना चाहिए ना। चलिए, तो पैवलाव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया।
कुत्ते का मुंह बढ़िया नस वस में ऐसा सिस्टम बना दिया था कि जब उसकी लार जो स्रावित होती थी वो कहीं एक जगह बॉक्स में इकट्ठा होती थी। तो वो उसका अध्ययन कर रहे थे किन कंडीशंस में वो लार की मात्रा बढ़ती थी, किन कंडीशन में वो लार की मात्रा कम रहती थी। तो यही ऊपर मैंने आपको बताया लार में अनुबंधन। प्रयोग क्या किया इन्होंने, किया कि एक स्वाभाविक उद्दीपन रखा, यानी भोजन रखा, यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस UCR दिया, भोजन दिया, तो उस स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया है हुई। जाहिर सी बात है, भूखा था, लार आ गई मुंह में। आपके सामने भी इमली का नाम आ जाए तो बड़ी मुंह में नाम आ जाता है, लार आ जाती है, ठीक है, आ भी गई होगी कई लोगों के। लेकिन जो ये स्वाभाविक उद्दीपक है, उस स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन से पहले इन्होंने क्या किया कि एक घंटी बजा दी, ठीक, उसके बाद भोजन दिया। जब ये दूसरा स्टेप कई बार दोहराया गया तो एक ऐसी स्थिति आ गई कि घंटी बजते ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया यानी लार होने लगी। बहुत पहले हम लोगों ने कहानी सुनी थी कि एक लड़का जब भेड़ें चरा रहा होता है तो बार बार वो अन्य लोगों को परेशान करता है कि शेर आया, शेर आया, शेर आया। तो लोग दौड़कर आते हैं उसके बाद, एक बार आए, दो बार आए, तीन बार आए, अगली बार शेर सही में आ गया तो लोग आए ही नहीं। ठीक है, तो ये वाली कहानी इससे संबंधित मिलती जुलती है कि नहीं है। फिलहाल भोजन के साथ जो बेल बजाई जा रही थी वो वाली प्रोसेस कई बार यानी सेकंड स्टेप कई बार किया गया, तो एक ऐसा समय आ गया कि इस घंटी से ही इस आपका स्वाभाविक उद्दीपन जुड़ गया। ठीक, मान लो अध्यापक बनना था आपको, अध्यापक बनने के लिए अब मूल आपका अध्यापक बनना था। अध्यापक बनने के लिए आपके आगे रख दिया गया कि हिंदी में 30 नंबर लाओ, इंग्लिश में 30 नंबर लाओ, मैथ में 30 नंबर लाओ, साइकोलॉजी में 30 नंबर लाओ, तब जाके तुमको मास्टर की नौकरी मिलेगी। तो क्या है भैया, मजबूरी तुमको हो गई, पढ़ना पड़ेगा, है ना, तभी मिलेगी नौकरी। एक समय ऐसा आया कि जब मास्टर बने, टीचर बने, तो आपने हिंदी भी बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ाना सीख गए, इंग्लिश भी बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ाना सीख गए, गणित भी बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ाना सीख गए कंडीशनली। अब इसको और उदाहरण से कैसे समझ लें, एक आगे भी बात आएगी विलोप, तब उसको वहाँ जानेंगे। ठीक, डिटेल हो रहा होगा तो बताना बहुत ज़्यादा, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना मैं ज़्यादा जरूरी समझता हूँ। प्रयोग के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यदि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ कोई कृत्रिम उद्दीपक कई बार प्रदान किया जाए तो कृत्रिम उद्दीपक का संबंध स्वाभाविक उद्दीपक के साथ तथा प्रतिक्रिया का भी संबंध स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो जाती है। इस प्रक्रिया को संबंध या संबद्ध प्रतिक्रिया या अनुकूलित, यानी आपने अनुकूलित कर दिया ना, उसके प्रति मोल्ड कर दिया आपने, अनुकूलित प्रक्रिया कहते हैं। ऐसे यूपीटीईटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसी परिवर्तित व्यवहार को या परिवर्तित अनुक्रिया को क्या नाम दिया गया। ठीक, इस तरीके से हम सभी ने देखा। तो आगे की बात आई कि पुनरावृत्ति के आधार पर ये जो बार बार आप स्वाभाविक उद्दीपक के साथ कृत्रिम उद्दीपक उपस्थित करा रहे थे, यानी इस पुनरावृत्ति के आधार पर जो संबंध बना है उस संबंध को हमने अनुबंध कहा है। ठीक है, ये जो पुनरावृत्ति बार बार करा रहे हो उसके आधार पर। लेकिन अब बात आई क्या कि जब पुनर्बलन या स्वाभाविक उद्दीपन की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति यानी भोजन देने नहीं है, आपको घंटी बजानी है सिर्फ, में व्यक्ति को अनुबंधित क्रिया बार बार कराई जाती है तो धीरे धीरे शक्ति सनय सनय घटती है और फिर वह अनुक्रिया करना बंद कर देता है, जिसे विलोप की संज्ञा दी गई। सीटेट 2013 में इससे प्रश्न पूछा गया। ठीक है, मान लो आपको ये बार बार तैयारी कर रहे हो, बार बार तैयारी कर रहे हो, बार बार तैयारी कर रहे हो, तो वही एक अपने यहाँ एक कहावत हो गई ना कि कोई फॉर्म तो भरो और भर्ती हम सब फंसाएंगे कोर्ट में, ऐसी एक कहावत बन गई है ना। तो इस तरीके का मामला ऐसा फंस जाए, ऐसा फंस जाए, ऐसा फंस जाए, तो आपको रहने दो मास्टर की नौकरी, हम कुछ और काम कर लेंगे। ठीक है, तो विलोप आ जाएगा। लेकिन फिर क्या होगा कि आपका ही कोई साथी आप इधर छोड़ के भाग गए थे, उधर वो लगा हुआ था तो उसको नौकरी मिल गई और आप पता चला दूध डेयरी चला रहे हैं। वो लगा कि यार मुझे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। तो ये भी ऐसा है कि दोबारा भी जब फिर से हम आते हैं तो स्वतः पुनर्बलन इसे बोलते हैं, फिर वह जुड़ जाता है। ठीक,
तो ये बात हुई कि जब आप पुनर्बलन की अनुपस्थिति में स्वाभाविक या कहें कि स्वाभाविक उद्दीपन की अनुपस्थिति में कृत्रिम उद्दीपक दे रहे हैं, तो एक बार ऐसा होगा कि ऐसी स्थिति आएगी कि वही शेर वाली हाल, कोई बुलाने पर नहीं आएगा और इसे विलोप की संज्ञा यानी स्वाभाविक प्रतिक्रिया उससे डिलीट हो जाती है, हट जाती है। बाद में पुनः आप भोजन देने लगिए तो फिर से जुड़ सकती है, ये भी प्रोसेस देखा गया है। ये बातें हो गई इनके सिद्धांत की, ठीक है, कि कृत्रिम स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति कृत्रिम उद्दीपक लगा दिया और एक ऐसा समय आया कि कृत्रिम उद्दीपक से ही बालक का कनेक्शन जुड़ गया। बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे सर्कस में जब उन जानवरों को सिखाया जाता है तो बचपन में बिजली के करंट लगाए जाते हैं उस तार से, धीरे धीरे उस तार से ही उनका ऐसा कनेक्शन हो जाता है कि वो एक छड़ी को ही तार समझने लग जाते हैं। इस तरीके की बातें हो गई। तो शैक्षिक दृष्टिकोण पे इनका हम प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे और शैक्षिक दृष्टिकोण के आधार पर प्रश्न कहाँ कहाँ पूछे गए हैं, इनकी बात कर लें। तो शैक्षिक दृष्टिकोण में कोई बालक चाहे आंतरिक रूप से प्रेरित होकर या बाह्य रूप से प्रेरित होकर, आ गई बात ना, आंतरिक रूप से प्रेरित होकर या बाहरी रूप से प्रेरित होकर उस उद्दीपक से अपनी अनुक्रिया का संबंध जोड़ लेता है तो उसे सीखना कहा जाता है। ऐसा पावलोव के सिद्धांत के आधार पर हम सब कह सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आया, इस शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के व्यवहारिक प्रश्न किस प्रकार आए, राजस्थान टीईटी का उदाहरण लें हम तो देखें। कहा गया कि 5 वर्ष का राजू अपने खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता, अरे बाप रे बिजली कड़की, ठीक है। फिर कुछ देर शांति हुई, शांति के पश्चात बिजली फिर कड़की तो फिर राजू चौंक गया, यानी राजू बिजली की गर्जना के साथ सुनकर उछलता है। तो राजू का उछलना सीखने के कौन से सिद्धांत पर आधारित है, तो ये जो आवाज़ पर उछलना है उसको, तो बिजली की लाइट से ही वो चमक से ही डर गया और बार बार डरने लगा। तो ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का एक उदाहरण है। एक और उदाहरण राजस्थान टीईटी में पूछा गया, राजू इनके हमको लग रहा बड़ा फेवरेट है राजस्थान वालों के, ठीक है। तो राजू का उदाहरण फिर उन्होंने दिया कि राजू खरगोश से डरता है। चलो भैया अच्छी बात है, शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम की गई और ऐसा समय आ गया कि एक दिन राजू की गोद में ही खरगोश आके बैठ गया और राजू क्या हुआ, राजू खरगोश के साथ खेलने लग गया। तो ये सिद्धांत ये भी क्या है कि उसका डर जो है वो उससे दूर हो गया। इसे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के रूप में देखा गया। इसी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रयोग अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी किया था। एक छोटे से बच्चे को इन्होंने चूहा दिया और चूहा के साथ एक बड़ी डरावनी सी आवाज़ बजा दी, तो धीरे धीरे वह उस सिर्फ चूहे से नहीं बल्कि सफ़ेद रोएदार सभी जानवरों से वो डरने लगा। इसे सामान्यीकरण, उद्दीपक सामान्यीकरण की संज्ञा भी दी गई है, ठीक है। तो इस तरीके से व्यवहारिक जीवन में इनके सिद्धांत का हम प्रयोग करते हैं। शैक्षिक दृष्टि से बात करें और किस प्रकार से प्रश्न हम जानते हैं, तो अच्छी आदतों का निर्माण भी हम इस तरीके से कर सकते हैं और बुरी आदतों को सुधार भी सकते हैं। बिहार 2011 के प्रश्न पत्र में यह प्रश्न पूछा गया और DSSB BRT में भी ये प्रश्न पूछा गया है। जो प्रश्न DSSB BRT में पूछे जाएँ वो सीटेट के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। थोड़ा सा पूर्व के प्रश्न पत्र उठाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। भय संबंधित मानसिक भ्रांतियों को दूर करने में भी सहायक हैं। जैसा हम लोगों ने आपको एक अभी राजू वाला आपने देखा ही, इस पर आधारित था ना, राजू वाला भय पर ही आधारित था। तीसरा एक महत्वपूर्ण बात इस सिद्धांत की बताकर ख़त्म करते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार बालकों से या कभी ऐसे शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए जिससे वह कुंठा में बदल जाए। या तुम बेवकूफ़ आदमी, तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, मैं पता नहीं क्या, तुम पूरा क्लास है बेकार है, तुम लोग एकदम बेकार आदमी हो, कुछ पढ़ते वढ़ते नहीं हो, कोई तुम लोग ज़िंदगी भर ऐसे ही रहोगे, ऐसे शिक्षक बोल देता है गुस्से में, ठीक है। तो फिलहाल ऐसे शब्दों का प्रयोग शिक्षकों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर ऐसा होगा कि वो हमारे यार हम क्या करें, हम तो बेवकूफ़ हैं ना, हम मुझसे नहीं होगा, सभी लोग ऐसा कह चुके हैं, यानी वो कुंठा में चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके की स्थितियाँ परिस्थितियाँ इन सिद्धांत के अनुसार ऐसे शब्दों का प्रयोग शिक्षकों को नहीं करना चाहिए। अभी तक मैंने आपसे ना सब्सक्राइब करने के लिए कहा, ना लाइक करने के लिए, ना कमेंट देने के लिए कहा।
कंप्लीट बात हम लोग पढ़ चुके हैं। समझ में आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को जो पढ़ने वाले उनको ज़रूर भेजिए। फिर अगले हम स्किनर को भी इसी मज़ेदार तरीके से और प्रश्न परीक्षा में कैसे पूछे गए हैं उनको कंप्लीट करके धीरे धीरे पूरा सिलेबस 5, 7, 8 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और भारत माता की जय कहते रहिए।